अलैकुम, सुबह खैर, खुश आमदी जनाब। इस दुआ के साथ कि आप इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, सब्र और शुक्र, अमूमन ये दो लफ्ज़ एक साथ ही हमें सुनने को मिलते हैं और आजमाइशों पर सब्र करना और नेमतों पर शुक्र अदा करना ज़िंदगी को सहल बनाने के दो खूबसूरत असूल भी हैं। और अल्लाह ताला की उन अनगिनत नेमतें हर इंसान पर मबजूल रहती हैं और ये नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि उनका शुमार मुमकिन ही नहीं है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला के इरशाद है, और अगर अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो तो उनको ठीक ठीक शुमार नहीं कर सकोगे। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी के तौर पर लिया जाता है इस चीज़ को। ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है और जो हमारी जुबान पर शिकवा के अलावा और कुछ आने ही नहीं देती है। और अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना होना तो हमें इंसानों का शुक्रिया अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती है। इसीलिए अल्लाह की अता करदा जितनी भी नेमतें हैं उस पर हमें शुक्रगुजारी की आदत अपनानी चाहिए, ताकि ये जो अमल है ये हमारी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। और अगर कोई आपकी मदद भी करता है ना तो मेरे ख्याल से आपके मुश्किल वक्त में आपके काम भी आता है, तो उसका भी आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो आपके काम आ रहा है। आपका मुश्किल का वक्त जो है उसकी वजह से, उसकी हेल्प की वजह से कट रहा है। तो इसलिए अल्लाह के साथ साथ हमें तमाम तर नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और जो हमारे मुश्किल वक्त में, टफ़ डिसीजंस में, टफ़ टाइम में काम आते हैं जनाब, उनका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कुछ बात सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो हमें सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ इक़साम के ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, वाइटामिन्स और इस जैसे बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो शामिल होते हैं। और उन अज्जा की कमी या फिर ज़्यादती मुख्तलिफ इक़साम के अमराज की वजह भी बन सकती है। इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले वाइटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन डी जिस्म के लिए सबसे ज़्यादा अहम वाइटामिन है और एक तहकीक के मुताबिक बताया जाता है कि विटामिन डी में कमी या फिर ज़्यादती की वजह से जिस्म को कई मुहलिक अमराज लाहक हो सकते हैं, जिसमें हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों और जोड़ों के मुख्तलिफ अमराज हैं, भूख ना लगना, इवन दो के कमज़ोरी और दिल के बीमारियों समेत कई खतरनाक बीमारियां भी शामिल हो सकती है। और ये दुनिया भर में पाया जाने वाला एक अहम मसला है और सबसे बड़ा मसला है। दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन से ज़ायद अफराद विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। और अमेरिकन मिशिगन यूनिवर्सिटी है, वहाँ के रिसर्चर्स की एक तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि कम उम्र लड़कों में विटामिन डी की कमी जारहाना रवैये के ज़हूर का बाइस भी बनती है। और इस तहकीक में कम सन बच्चों में विटामिन डी की कमी और जारहाना रवैये के माबैन एक रब्त का इंकशाफ भी हुआ है। तो विटामिन डी की कमी का ज्यादातर शिकार हम समझते हैं कि शायद खवातीन ही बनती हैं। तो विटामिन डी की कमी किन किन मसाइल की वजह बन सकती है, हड्डियों को कमजोर होने से कैसे हम बचा सकते हैं, अपनी ग़िज़ा के थ्रू किस तरह विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर सईद अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए विटामिन डी क्या है और इसकी कमी किस तरह हमारे जिस्म में वाक़ई होती है? विटामिन डी जो है ये बेसिकली पहले ये विटामिन कहते थे, लेकिन बेसिक 60,000 के करीब रिसर्चेज हुई हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में। तो ये एक बेसिकली एंजाइम है। अच्छा। और एंजाइम और विटामिन में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी काम की चीज़ को जिस तरह वो अंदर लेकर जाती है, जिस तरह इंसुलिन है। अच्छा। तो इंसुलिन बुनियादी तौर पे जो हम ग्लूकोज या शुगर या ऐसी चीज़ें खाते हैं वो ताकत के लिए मसल के अंदर इन्फ्यूज़ करने के लिए, जाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर इंसुलिन नहीं हो या कम हो तो वो मसल के अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह जो ये विटामिन डी है ये भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं, ले रहे हैं, दे सब कुछ है, लेकिन विटामिन डी जो है, कैल्शियम जो है, उसको हड्डी के अंदर जाने के लिए, बोन के अंदर जाने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। तो ये एक नेसेसिटी है। इसीलिए बोन जो है इसकी में जो दो तरह की चीज़ें, या तो बोन जो है उनमें खला पैदा हो जाता है, वो भुरभुरी हो जाती हैं, या वो बिल्कुल ही जिस तरह जेली टाइप हो जाती हैं। अच्छा। तो रिकेट्स उस बीमारी को कहते हैं और इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये दोनों। तो हम में आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है और पर्टिकुलरली ये जो विटामिन है इसका सर के बालों पे भी असर करता है। अच्छा। आंखों पे असर करता है
आप समझें कि ये हमारे चेहरे के जो साइनसेस हैं जिसमें हमें बार बार ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन होती है, इस पे बहुत बुरी तरह ये इसकी डेफिशिएंसी असर करती है। इसके अलावा दिल पे जो है इसका बहुत बुरे असरात होते हैं, और लंग्स में जो है वो इसका बहुत ही बैड इफ़ेक्ट होता है अगर इसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो। आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं वो अक्सर, या बड़े भी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन और इवन के अस्थमा, जिन बच्चों को जो है दमे की शिकायत होती है, या बड़ों को भी, उसमें भी बेसिकली इस डेफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब वो पूरी हो जाती है तो वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। मतलब सिर्फ इसकी हड्डियों का मसला नहीं हो सकता, बाकी भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आजकल हड्डियों में से आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं, नौजवानों की भी हड्डियों में से आवाज़ें आती हैं, तो वो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है? जी बिल्कुल वही चीज़ है। एक तो उनकी एक्सरसाइज और मूवमेंट बहुत कम हो गई है। अभी जिस तरह एक स्लोगन चल रहा है वर्क एट होम वाला, उसमें भी हम बिल्कुल कन्फाइंड हो गए हैं एक कमरे में, हम बाहर नहीं निकलते वैसे। और ये जो विटामिन है इसका दूसरा नाम है सनशाइन विटामिन, सनलाइट विटामिन। तो इसमें अगर आप धूप में जाएंगे तो वो यूवी लाइट्स, जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स सूरज से आती हैं, वो हमारी स्किन को टच करेंगी तो फिर ये विटामिन बनेगा। ये फिर होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम डेफिशिएंसी में जाएंगे। तो धूप लेते ही नहीं है ना हम, सर्दियों में फिर भी थोड़ी बहुत धूप हम लोग ले लेते हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल भी हम लोग धूप नहीं लेते। और इसमें और भी एक चीज़ है कि धूप एक आम है, जिस तरह दोपहर और पिछले वो वक्त की धूप है, इसमें तो चल नहीं है। अच्छा। इसके लिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली धूप, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होती हैं। सही। और वो अगर आप एक्सपोज करें आपका जो है 2/3 बॉडी पार्ट, तो फिर वो जो है आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो वो फिर इसमें और अगर अफेक्ट करते हैं, जिस तरह हम हड्डियों और जोड़ों को करता है, इसी तरह हमारे जिगर को भी इफेक्ट करता है। यानी विटामिन डी एक हमारा बॉडी का एक सबसे छोटा जो ऑर्गन होता है, न्यूक्लियाई हम उसको कहते हैं। न्यूक्लियाई की जो वो वाल होती है ना, बनती है वो उस छोटे सेल की। अच्छा। सेल के अंदर, उसमें भी, उसके बनाने में भी ये इसका बहुत बड़ा रोल है। और इवन कि अब नई एक रिसर्च आपने बात की थी, तो उसमें यह है कि जो हमारी जीनोम्स है, यानी ये बंदा कैसा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, तो उसमें भी इसका रोल है, यानी 3 to 5%। अब ये हमने देखा जो बच्चे बाद पैदा होते हैं तो उनके दांत टेढ़े होते हैं, उनकी हड्डियों या बोन में कोई डिफॉर्मिटी होती है, तो बेसिकली उसकी माँ में वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपना विटामिन डी जो है वो लेवल चेक कराना चाहिए, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसका सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। और अगर हो सके तो सनलाइट एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सुबह 8 बजे के बाद जो धूप निकलती है 12 बजे तक, इससे भी पहले, उससे पहले ये वाली, इससे भी पहले उसमें आप बैठ जाएं। यूवी लाइट्स। लेकिन कपड़े भी तो पहने हुए होते हैं ना, उसकी वजह से हमारे उसमें फ़ायदा नहीं होता हमें। ठीक है, उसमें फ़ायदा नहीं होता। मैंने कहा 2/3 बॉडी पार्ट जो है वो एक्सपोजर होता है। अभी देखा हम ये मूवीज़ में, ये बाहर जाएँ आप, तो लोग जो हैं वो सन बाथ कर रहे होते हैं। exactly. तो सन बाथ बेसिकली उसका अंडर, वो पता तो नहीं लोगों को था, लेकिन उसका अंडरवेयर जो है वो फ़ायदा एक ये भी है। इसके अलावा विटामिन डी जो है, आप ये देखें कि अभी इरिटेशन बहुत करता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा लोग इरिटेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं, जो दिमाग के खुलियाँ हैं उस पर डेफिशिएंसी होती है, जिनमें ये डेफिशिएंसी है, बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मूड उनका बहुत ख़राब रहता है सारा दिन ही, जो मर्जी हो जाए, मूड डिप्रेसिव होता है उनका, बहुत इरिटेटिव होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट करती हैं। उसका इफेक्ट ये होता है कि आपका ओवरऑल आउटपुट जो होता है ना डे का, फर्ज करें, वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा आपने हड्डियों की बात की, तो जो निचला हिस्सा है हमारी कमर का, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ये मुझे बैक हो गई है, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ है, कमर में दर्द शुरू हो जाती है। कोई बंदा आप 40 साल से 50 साल से ऊपर देखें तो उसकी लामहाला हाय निकल जाती है वो उठते हुए। तो वो जो निचले मोरे हैं ना हमारे लंबर स्पाइन के, उस पर बड़ा इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो। अच्छा। तो उसमें आप चेहरे का रंग देखें, छाइयाँ देखें, ये देखें, आंखों के इर्द गिर्द हल्के देखें,
आप नेम एनीथिंग ऑफ द बॉडी जहाँ के ये इसका असर नहीं होता। मतलब ये बड़ा जरूरी विटामिन है। अगर आप ये कहें कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक इसका जो है वो बैड इफेक्ट होता है डेफिशिएंसी में। 80 to 90% लोगों का पूरी दुनिया में ये विटामिन डी की कमी, एग्जैक्टली, हाँ जी। कमी है। तो किस तरह फिर डॉक्टर साहब विटामिन अगर खाने, अगर हमें ग़िज़ा से नहीं ये चीज़ मिल रही है प्रॉपर, हम लोग वैसे ग़िज़ा भी नहीं ले रहे हैं, डाइटरी हैबिट्स हमारी इतनी चेंज हो गई हैं, तो विटामिन हमें कब से शुरू कर देने चाहिए? 20 ईयर्स के बाद, 30 या 40 के बाद जो हम लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं वो कब से शुरू कर देने चाहिए? अब ये बात आपने जो बात की है ना, वो ये ऐसा नहीं है, ये इससे डिफरेंट है। अब अगर एक बच्चा फ़र्ज़ करें आप अभी पैदा हुआ है ना, हाँ। तो उसको भी किसी मिकदार में ये दे देनी चाहिए। ओके। और ये हमने गवर्नमेंट को सजेशन दी थी कि जिस तरह आप 10-12 बीमारियों के हिफाजती टीके लगाते हैं, जी। ड्राफ्ट्स पोलियो के पिलाते हैं, इसी तरह विटामिन डी के ड्राफ्ट्स भी बच्चों को ज़रूर रिकमेंड करें या पिलाएं या फ्री में दें उन्हें, जैसे भी आसानी हो। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सप्लीमेंट होते हैं ना, ये बाहर ज़ाहिर है ये केमिकल्स की से ही बनते हैं, तो अगर हो सके तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये मुश्किल होता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सी ग़िज़ा है जिसमें कि इसकी मिकदार अच्छी होती है। जिस तरह एग यॉक है, पूरा अंडा, अगर 2 अंडे आप खा लें, 4 चम्मच आप पालक रोज़ अपनी खा लें। अच्छा। मतलब पालक बना के आप उसमें घी वगैरह या इस तरह की चीज़ ना रखें, सिंपल उसको थोड़ा सा नरम कर लें, बॉयल कर लें, ग्राइंड करके रख लें, तो उसमें 2-3-4 चम्मच जो है अपने उसमें ब्रेकफास्ट में ले लें, 2 अंडे ले लें। सही। इस तरह वाइट बीन्स है, जिस तरह लोबिया होता हाँ है। जी, हाँ जी। हमारे यहाँ जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, इन 3 चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल और ज़्यादा अच्छा कर लें, रेगुलर कर लें, तो ये हमारी कमी जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। अदरवाइज विटामिन की तो अब जो विटामिन डी के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, उसके मतलब ड्राफ्ट्स भी आ गए हैं, और फोर्टिफाइड भी बहुत सारी चीज़ें अब जो फूड्स हैं। अभी किसी वक्त ये स्लोगन होता था कि कुछ घी बनाने वाली कंपनीज जो हैं उसमें वो ऐड कर देती थी विटामिन ए एंड डी दोनों जो हैं, लेकिन अब हमने देखा कि वो भी कम होना शुरू हो गया है, उसमें भी ऐसा नहीं है। और फिर हमें पता भी नहीं कि उसमें होता भी है कि नहीं आता, ये कुछ चेक करने वाला भी हमारा नहीं है। तो हमें फिर ये आम जो इस तरह नहीं कर सकता, सनलाइट एक्सपोजर में नहीं जा सकता, ये नेचुरल फूड को भी नहीं खा सकता, इनटेक नहीं कर सकता, तो उसको लाजमी अपना कम से कम एक दफ़ा विटामिन डी जो है ज़रूर चेक कराना चाहिए, पहले टेस्ट करा और उसका ये हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं उनके जो ज़ख्म है वो नहीं ठीक हो रहा, वो उसका तो हमने जब उसका विटामिन डी चेक करवाया तो वो बहुत ही कम। अच्छा। यानी नॉर्मली जो हमारी लैब्स हैं इनका जो रेंज है वो मैक्सिमम 100-150 है। तो हम जब चेक कराते हैं अच्छे वाले पढ़े लिखे लोगों का, बहुत एक्टिव लोगों का, तो वो किसी का 8 आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है, जोड़ों में सूजन हो रही है, चलने में तकलीफ हो रही है, पट्ठों में तकलीफ हो रही है। अच्छा, इसका एक और बहुत बुरा इफेक्ट होता है आजकल, हम बहुत ज़्यादा इसको जो है ना मोबाइल को ब्लेम करते हैं कि जी मैं मोबाइल देखता रहता हूँ, नींद मेरी पूरी नहीं होती। अच्छा। सुबह फिर ये स्लीप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अच्छा। ये स्लीप पे बहुत बुरी तरह असर करता है। अगर आप रात को एक विटामिन डी जो है वो उसका सप्लीमेंट ले लें तो आपकी स्लीप बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें इसकी जो नॉर्मल डोज है जो जिसमें डेफिशिएंसी है 1000 to 2000 जो है इंटरनेशनल यूनिट उसको लेने चाहिए, और ये 3 से 6 माह अगर रेगुलरली ले तो फिर उसकी कमी जो है वो पूरी होती है। और फिर ये डिप्लीट होता रहता है, यानी डिप्लीट से मतलब कि इस्तेमाल होता रहता है। हाँ। तो अगर इस्तेमाल होता रहता है तो फिर आपको सप्लीमेंट फिर रेगुलर लेना पड़ेगा। जो लोग इसका कैप्सूल खाते हैं विटामिन डी का हर महीने बाद या फिर 15 दिन बाद खाते हैं, क्या खाना चाहिए ये, और बच्चों को भी क्या दे सकते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। बच्चों के लिए ड्रॉप्स हैं, मैंने आपको बताया कि अगर बच्चा चंद हफ्तों का है ना उसे भी देना उसको भी देना चाहिए, और इसके अलावा जो है जो बड़े हैं उनको भी देना चाहिए, सप्लीमेंट भी देना चाहिए, और नेचुरल फूड की तरफ भी उन्हें माइल करना चाहिए। अब दूध है, कई लोग पीते ही नहीं है, उसमें ये हम कहते हैं कि इससे मोटापा हो जाएगा, तो उसमें कैल्शियम और विटामिन डी बहुत अच्छा है डेयरी प्रोडक्ट्स में।
और चीज़ में बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम थोड़ा सा बेहतर कर लें, तो जिस तरह हम आजकल ये चाय लेते हैं, ये चाय हम लेते हैं वो सूखे दूध की, तो उसमें सिर्फ केमिकल्स ही होते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो अगर हम इससे थोड़ा सा अवॉइड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो हमारे लिए। अगर हम फ्रेश मिल्क ले लें, हमें अच्छा मिल जाए तो थोड़ा डाल लें, लेकिन आप उसकी चाय पिए तो उससे भी आपका थोड़ा इफेक्ट होता रहेगा, मिलती रहती है आपको वो चीज़। हाँ। और कुछ चीज़ें और भी हैं जिसमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है हमें, जिस तरह ऑरेंज है, ऑरेंज जूस है, उसमें भी ये अच्छी खासी इसकी मिकदार होती है। हमें जो ये सप्लीमेंट लेने हैं ना, कैल्शियम लेना है या आयरन लेना है या इस तरह की कोई चीज़ लेनी है, तो उसके साथ कॉफ़ी या चाय नहीं पीनी। उसका कम से कम 1 घंटे का जो है ना वो डिफरेंस हमें रखना चाहिए, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। और वरना वो उसकी जो आपको चाहिए न्यूट्रिएंट वैल्यूज उसकी वो खत्म हो जाएंगे और आपको फायदा नहीं है फिर वो चीजें खाने का। ठीक, डॉक्टर सईद अहमद फैमिली फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और विटामिन डी के हवाले से, उसकी कमी के हवाले से हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हमारी बॉडी में, किस तरह इसको फुलफिल किया जा सकता है, उस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से, क्योंकि किताब इंसान का बेहतरीन साथी है, बेहतरीन दोस्त है, और आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। किताबों की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। तो आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब मौजूद हैं, शायर हैं, मुसन्निफ हैं। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उन्हीं से सुनते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। आज भी हस्बे मामूल हम बुक शेल्फ के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें 2 किताबें होंगी। पहली किताब है एक गली शहर में थी, असद आवान साहब की। ये शायरी की किताब है। ये उनकी पहली शायरी की किताब नहीं है, बल्कि चौथी है। इससे पहले ना इस तरह से मिलो, उसके बाद उसे कहना, और कहाँ मिलोगे उसे ये कहना, फिर कहाँ मिलोगे तीसरी किताब थी, और एक गली शहर में थी, ये चौथी किताब है। इसका मतलब ये हुआ कि असद आवान साहब कोहना मश्क शायर हैं, और ये जो मेरे हाथ में किताब है ये गज़लियात का मजमूआ है। इसमें इन्होंने नज़्म को शामिल नहीं किया, कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं है, पाबंद या आज़ाद का कोई किताब नहीं है, कोई रुबाई नहीं है, शायरी की कोई और सिनफ नहीं है सिवाय गज़लियात के। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गज़ल की किताब आज के दौर में भी सिर्फ गज़ल की किताब छापना ये गैर मामूली काम है। आपको अपने मिसरे पे, बल्कि आसान और ज़्यादा टू बी एक्यूरेट, ये अगर कहा जाए कि आप तलाज़मा कारी में अगर माहिर हैं तभी आप गज़ल कह सकते हैं और उम्दा गज़ल कह सकते हैं। और जब आपको पूरा यकीन हो कि आप बहुत अच्छी गज़ल कह रहे हैं, तभी आप पूरा मजमूआ जो है उसमें गज़लियात शामिल करते हैं। मैंने इनका बड़ा तफसील से और शौक़ से और गौर से पढ़ा। तो शुरू में ही नहजुल बलागा का मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जो किताब है नहजुल बलागा, उससे उन्होंने एक कॉल लिया, और उससे हमें मूड का भी पता चल जाता है कि आगे किताब में क्या होगा। मसलन क्या मूड इसमें, हमें करबला की तलमीहात और अलामतें, इस्तारात, यानी करबला का जो वाक़या है उसके बाद उर्दू अदब में या बाकी आलमी अदब में जो उसके असरात हुए, ख़ास तौर पे उर्दू अदब पर, वो इसमें आपको जा बजा नज़र आएंगे। दुनिया ने कहा मेरा शरफ़ खींच लिया है, मौला ने मुझे सुए नजफ़ खींच लिया है। मिलने के इशारे पे ना आया तो सरे शाम, लोगों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया है। पैकाने नज़र छोड़ दिया उसने कमां से, यक बार मगर मैंने हदफ खींच लिया है। एक जान हथेली पे रही दश्ते वगा में, एक हाथ से सद तेग बकफ खींच लिया है। अब इश्क में तकवा है मेरी ज़ात में पैहम, आँखों से असद शगलो शगफ खींच लिया है। इससे आपको 2-3 चीज़ों का पता चलेगा। एक तो ये कि मुश्किल अल्फाज जो आप कभी कभार सुनते हैं, जैसे वगा ये लफ्ज़ है, हमारी रवायत में आता है लेकिन कम इस्तेमाल होता है गज़ल में, उसको इस्तेमाल किया। दूसरा ये कि ये चूँकि कोहना मश्क शायर हैं तो इन्होंने मुश्किल काफ़िया चुना और उसे क्या अच्छे तरीके से निभाया। और तीसरा ये कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि करबला
का जो वाक़या है उसने उर्दू अदब में जो दूर रस असरात मुरतब किए हैं, उससे हमें पता चलता है कि कोई शख्स कितनी महारत से उन इस्तारों को और अलामतों को इस्तेमाल करता है। एक बात। दूसरी बात ये कि चूँकि ये अलामतें, इस्तारे और तलमीहात बार बार इस्तेमाल होती हैं और कमो बेश उन्हीं मानों में इस्तेमाल होती हैं, लिहाजा कोई नया मजमून निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असद अवान साहब ने निकाला। तो मेरा ये आखिर पे जाते जाते मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने एक तो ये कि मारूफ बहरों का इंतखाब किया जो मुस्तामल होती हैं बहरें, और दूसरा ये कि इन्होंने किसी से कोई फ्लैप नहीं लिखवाया, किसी से दिबाचा नहीं लिखवाया। ये कॉन्फिडेंस की बात है, इनको ये यकीन है कि ये बहुत अच्छा है मजमुआ, इसलिए इन्होंने कोई एंडोर्समेंट नहीं ली। तो इस सिलसिले में दूसरी किताब जो है वो उदास आंखें हैं। उदास आंखें, ये इश्तियाक चौधरी साहब हैं, एडवोकेट हैं, और बहुत अच्छा इनका काम मुझे लगा। मैंने इस किताब को बड़े शौक़ से पढ़ा, और एक चीज़ मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। मोहब्बत में हमें पल पल रुलाती हैं उदास आंखें, ये रदीफ़ जो है इसी पे इसका नाम है कि आंसू रात दिन अब तो बहाती हैं उदास आंखें, हमें तन्हाई डसती है कभी जब शाम ढलते ही तो दिल में हुक सी कोई उठाती हैं उदास आंखें, बहाती हैं बहुत आंसू जफाओं पर मगर देखो कि ख्वाब उसकी तमन्ना के सजाती हैं उदास आंखें। ये इनकी गज़लियात का मजमुआ नहीं है, बल्कि एक मजमुआ शायरी है। इसमें किताब भी हैं, इसमें नज़में भी हैं, इसमें फ्री वर्स भी है, और इसमें बाज़ लोगों के बहुत अच्छे जो दिबाचा आप कह लीजिए, जो 4 वर्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं, पेश लफ्ज़। मिसाल के तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग उस्ताद वो शायर थे, बुज़ुर्ग शायर थे और बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे, मरहूम एजाज़ अहमद आज़र साहब, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और सेनेटर डॉक्टर SM ज़फ़र, उन्होंने ये लिखा, इश्तियाक चौधरी की गज़लों और नज़मों को पढ़ा मालूम होता है कि दर्द दिल रखते हैं। बहरहाल चूँकि असल पेशा वकालत है, इसलिए यही कहूँगा कि ज़्यादातर तवज्जो वकालत की तरफ दें और अपने मुवक्किलों की उदास आंखों में झांक कर उनकी दिल जमी से उनकी हिमायत करें। अच्छा, एक जाते जाते आखिर पे मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता चलूँ कि ये साहिब मुतालिया हैं, इन्होंने मगरिब का मुताला काफ़ी कर रखा है, जिसकी वजह से इनकी इस किताब में हमें जो लिटरेचर ऑफ एब्सर्डिटी है उसके भी रिफ्लेक्सेस मिलते हैं कहीं ना कहीं। और इसके अलावा वेस्टलैंड T.S. एलियट की वो भी नज़र आती है, हैमलेट भी नज़र आती है। तो इन्होंने जहाँ जहाँ पे मुताला किया है उससे इंस्पिरेशन ली है, उससे अख्ज़ किया है और हमारे सामने पेश कर दिया है। एक छोटी सी नज़म आपको जाते जाते सुनाते हैं, वेटिंग फॉर गॉडो। ये सैमुअल बेकेट का बड़ा मशहूर एब्सर्डिस्ट प्ले है। तो उसमें लकी एक कैरेक्टर है जो कि 2 ही सिर्फ डायलॉग बोलता है, बल्कि एक मोनोलॉग है बहुत लंबा, इतना लंबा कि कहते हैं कि 700 अल्फाज पे मबनी है। वो पटर 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 बोलता चला जाता है। हैट जब तक उसके सर पे नहीं आता तब तक वो डायलॉग नहीं बोलता, जैसे ही हैट उसके सर पे आता है तो वो डायलॉग बल्कि मोनोलॉग बोलना शुरू करता है। उसमें से एक लाइन, जो चंद एक लाइनें हैं इन्होंने निकाली हैं। लकी मैं जानता हूँ तुम सदियों से जुल्म बरबरियत की चक्की में पिस रहे हो, लेकिन खुदा कसम निज़ाम जुल्म अब ख़त्म होने को है, फ़िरऔन का जबर भस्म होने को है, खुदा की मदद नुसरत आने को है, ये हवस परस्त दूर जाने को है। मैं तेरे चेहरे पे मुसरत व खुशी देखने का आरजूमंद हूँ। मेरे खुदा लकी को लकी बना दे। अब ये लकी जो है ये एक बड़ा ही दिलचस्प कैरेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ग़ुलाम है और जब तक हैट नहीं पहनता सोचता नहीं है, तो जब तक सोचता नहीं है बोलता नहीं है। तो ये साहिब मुताला आदमी है इश्तियाक साहब। और ये इसका दूसरा एडिशन है, पहला कामयाबी से आया, दूसरा एडिशन है। हम दुआ करते हैं कि आइंदा जब ये शेर व शायरी करें तो क्राफ्ट के बारे में ख़ास तौर पे ख्याल रखें और किसी उस्ताद शायर को बस एक बार दिखा दें ताकि क्राफ्ट में जो प्रॉब्लम्स रह गए हैं वो दूर हो जाएं। जनाब प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आगे बढ़ते हैं, और लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको हम खुद भी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोगों के ज़बान से सुनते भी हैं। और इंसानी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दिन आप शहजादे के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और अगले ही दिन आप बेकारी बन जाते हैं, आपकी मुश्किलात से ज़िंदगी भर जाती है। एक दिन आप अपने शहर के मंजूर नज़र होते हैं और अगले दिन ही आप किस्सा पारीना भी बन चुके होते हैं। आप अपने उठाए हुए हर कदम, हर गलत कदम का हर्जाना आपको खुद ही भुगतना पड़ता है, लेकिन खुशकिस्मती से जिंदगी आपको हमेशा दूसरा मौका भी देती है ताकि आप अपनी तमाम तो जो गलतियां हैं ना उसे सुधार सके। लेकिन दुनिया में अक्सर ऐसा भी होता है कि आदमी पहला मौका खो देता है, कभी अपने नाकिस तजुर्बे की वजह से और कभी दूसरों की सरकशी की वजह से।
मगर पहले मौके को खोने का मतलब एक मौके को खोना है, ना कि सारे मौके को खोना है। पहला मौका खोने के बाद अगर आदमी मायूस ना होना तो जल्दी ही उसको दूसरा मौका भी मिल जाता है, जिसको इस्तेमाल करके वो दोबारा से अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। जिन मौके पर दूसरे लोग काबिज हो चुके होते हैं उनसे छीनने की कोशिश करना अक्लमंदी नहीं होता है। अक्लमंदी ये होती है कि जो मौके अभी बाकी हैं उन पर कब्जा हासिल करने की कोशिश की जाए। इसकी कई एक मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। दौर अव्वल में अगर देखा जाए तो इस्लाम को मक्का में मौका नहीं मिला था, उसके बाद हमने देखा कि इस्लाम ने मदीना शरीफ के मौके को इस्तेमाल करके अपनी तारीख बनाई। मगरबी कौमें सलेबी जंगों में अपने लिए मौका नहीं पा सकी थी, तो उन्होंने इल्मी मौके को इस्तेमाल करके दोबारा कामयाबी का मकाम अपना हासिल किया। तो जिंदगी में सेकंड चांस की क्या अहमियत होती है, दूसरा मौका किन लोगों को मिलता है, दूसरे मौके से भरपूर फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साइमा नज़ीर हैं, लाइफ कोच हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। साइमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। साइमा, सेकंड चांस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कितनी होनी चाहिए हमारी लाइफ में? आई थिंक सेकंड चांस, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा शुरू में, एक तो कभी कभी हम अपनी गलतियों से कुछ चीज़ों में फेल हो जाते हैं, बट आई टेल यू एक्चुअली फेलियर की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, फेलियर की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने एक चीज़ स्टार्ट की और बस आप उसमें आपने लूज कर लिया। फेलियर की डेफिनेशन ये है कि अगर आपने लूज कर लिया और फिर आपने गिव अप कर दिया, अगर आपने हार मान ली तो वो फेलियर है। जब आप दोबारा खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, जब आप अपनी चीज़ को दोबारा एक्सपीरियंस को ट्राई करने की हिम्मत रखते हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। सो द थिंग इज कि आपने खुद अपने आप को हारते हुए नहीं देखना, ये मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है इसके लिए। और दूसरा मौका ज़रूर आता है, दूसरे मौके को गनीमत समझनी चाहिए। उसके कुछ स्टेप्स हैं कि अगर आप दूसरे मौके को लेना चाह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, सेकंड टाइम कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ प्रेपरेशन है जो आपको ज़रूर करनी है। आपने कहा कभी कभी हम किसी की सरकशी की वजह से फेल हो जाते हैं, कभी कभी हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं और मेजरली हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं। तो उसके लिए आई थिंक देयर आर फ्यू स्टेप्स। एक तो आप हिम्मत कभी ना हारें, आप हमेशा इस इरादे के साथ रहें कि मैं अभी भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप सबसे पहले बैठ जाएं, रिफ्लेक्ट करें कि पहले तजर्बे में ऐसा क्या क्या हुआ था जो मैं अपना गोल अचीव नहीं कर सकी या नहीं कर सका, राइट। उसके बाद अपना एक्शन प्लान जरूर बनाएं, विजिट करें अपने गोल को कि इन द फर्स्ट प्लेस मैं ये करना भी क्यों चाहती थी, क्या मैं अभी भी वो करना चाहती हूँ, तो मेरा गोल क्या है। और उसके लिए एक एक्शन प्लान आप जरूर बना लें कि अब मुझे क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। एंड ऑल्सो अगर हमें लाइफ में कोई मेंटोर मिल जाए, हमारे इर्द गिर्द बहुत तजर्बेकार लोग हैं, जरूरी नहीं है वो हमारे रिश्तेदार हों, हमारे दोस्त, हमारे साथी, कोई इंस्पिरेशनल फिगर हो सकती है जो ऑलरेडी वो रास्ता गुजार चुके हैं। तो ऐसे लोगों के तजर्बे से भी आप बहुत सीख सकते हैं। बट बॉटम लाइन अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप जिंदगी में, चाहे आपका करियर है, चाहे आप एकेडमिक्स में फेल हो चुके हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के कोई मैटर्स हैं और आपको लगे कि ये तो वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहती थी और मैं फेल हो चुकी हूँ, अब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं क्या करूंगी, मैं तो डिप्रेस हो गई हूँ। खासतौर पर एकेडमिक के लिए यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फेल कभी हो जाते हैं। आई वुडंट से फेल, बट वो उस सब्जेक्ट में नहीं एक्सेल कर पाते। तो ये भी बहुत जरूरी है कि अपनी एफर्ट आप सही जगह पे लगा रहे हैं, क्या वो पोटेंशियल आप में है, या आपको कभी कभी ट्रैक भी चेंज करना पड़ जाता है, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बट द थिंग इज यू नीड टू रिफ्लेक्ट, सोचें, बहुत समझदारी के साथ प्लान बनाएं और अपनी गलतियों को अपना तजर्बा समझें। अब एक दफा की हार को दूसरी दफा शुरू करने के लिए अपना फाउंडेशन समझें। लेकिन हम ये कहते हैं ना कि हम अगर पहली दफा हार गए हैं, दोबारा स्टार्ट करेंगे तो लोग फिर हमें बातें करेंगे कि ये पहली दफा हुआ नहीं, दूसरी दफा स्टार्ट कर लिया, तो ये भी एक प्रेशर हमारा आ रहा होता है। सबसे ज्यादा तो मैं कहूँगी यही प्रेशर होता है। तो एक जो बहुत बेसिक टिप मैं अपने घर में अपने बेटे को भी बताती हूँ, यू सी देयर इज अ रीजन कि जब आप रेस में एक घोड़ा दौड़ रहा होता है तो आपने देखा है उसके साइड्स पे ब्लाइंड होते हैं। Exactly, हाँ। वो ब्लाइंड शायद इसीलिए होते हैं कि उसको इससे गर्ज नहीं होना चाहिए कि साथ वाला घोड़ा क्या कर रहा है। यू सी, तो यू हैव टू लर्न टू बी ब्लाइंड एंड टू बी डेफ ऑफ ऑल द नेगेटिविटी अराउंड यू।
कभी कभी वो नेगेटिविटी लोगों की आवाज़ों की शक्ल में आप तक आती है, Okay. और कभी कभी वो नेगेटिविटी आपकी अपनी सोच, आपके अंदर भी एक हाँ. खौफ रहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, दोबारा फेल होगी तो क्या करूंगी। हाँ. तो नेगेटिविटी को फाइट करने का एक दरवाजा रखने का कि बंद कर दिया, अब मैंने इसको नहीं सुनना, और अपने गोल को इतना बड़ा, और आई वुड से आप लिख के रख लें। यू सी नथिंग वर्क्स लाइक दिस। आपको क्या चाहिए, आपको क्या अचीव करना है। अगर कुछ बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं, कुछ औरतें खवातीन घर में जो भी लोग सुन रहे हैं, आप अपने गोल को बाय हैंड लिख के, एंड इट इज सेड इन काफी सारी रिसर्चेस में बताया जाता है कि उसको आप सामने रखें, जहां एवरी डे आप अपने जहां तैयार होते हैं सुबह शीशे के ऊपर वो पेज लगा लें, एंड देयर इज नो हार्म, यू से इट विद योर खुद से अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अपने जुमले बोलें कि मैं कर सकती हूँ, मैं ये अचीव कर सकता हूँ, इस बार मैं मैथ्स में इतने, एंड उसका एक प्लान बना लें। हर प्लान को एग्जीक्यूट करना डिसिप्लिन के साथ वो जरूरी है। एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक ये सब करने के लिए जितना कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर चाहिए, उससे बहुत ज्यादा फेथ और भरोसा और मदद आपको अल्लाह से चाहिए। तो अपना रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत कर लें, और उसको ये बात बता दें कि मैं तो ये कतन नहीं कर सकती, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता अल्लाह जी, जब तक आप मुझे मदद नहीं करेंगे। और आपकी मदद यकीनन मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला का ही इज देयर फॉर अस। तो दुनिया से थोड़ी देर के लिए, सोशल मीडिया से, अपने इर्द गिर्द के सर्कल से अगर आप थोड़ी देर के लिए कट ऑफ भी हो जाएं, इट्स वेरी गुड। टेक योर ओन टाइम, बिकॉज यू सी ये जिंदगी आपकी है, ये सफर आपका है, इसकी जर्नी के हर ऑब्स्टिकल को आपने खुद फेस करना है, चाहे इर्द गिर्द जितना भी सपोर्ट सिस्टम हो वो हेल्प करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी कश्ती के कैप्टन खुद हैं। एग्जैक्टली। तो वो लीड आपको लेनी पड़ेगी, उस खौफ को आपको ओवरकम करना है अपने ऊपर, और अपने अल्लाह के उसको अपने किनारे तक पहुंचाना है, या उधर ही डुबो देना है, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन साइमा, हम अपने लिए तो कहते हैं कि हमें दूसरा चांस मिल जाए, लेकिन किसी और को दूसरा चांस देने का गवारा नहीं करते, हम सोचते तक नहीं है। हम कहते हैं अच्छा इसने पहली दफा गलती कर ली है, हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है इसकी वजह से, तो इसको दूसरा चांस देना। हम रिश्ते भी तोड़ देते हैं, हम दोस्तियां, सारी चीजें। तो उस पे डायरेक्शन में किस तरह आप देखते हैं? आई थिंक दिल बड़े करने की जरूरत है जनरली हम लोगों को, दूसरों को सेकंड चांस देने की। यस, और अगर आप चाहें तो जैसे मैं एक फील्ड में हूँ जहाँ पे बहुत सारे टीम मेंबर्स के साथ मुझे काम करना पड़ता है, और ऐसे मैं खुद बहुत दफ़ा फेल हो जाती हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द फेल हो जाते हैं। तो हम मिलकर उसको प्लान आउट कर लेते हैं कि आप उस बंदे का अपना रिफ्लेक्शन लें। यू सी, बजाय इसके कि मैं उनको बताऊं आपने ये गलत किया था, आपने ये गलत किया था, आई वुड आस्क माई टीम मेंबर कि आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ? दे वुड से, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, पूछे क्या ये सक्सेसफुल हुआ, नहीं हुआ, आपको क्या लगता है क्या वजूहात थी जो नहीं हुआ? ये वजूहात थी। मोस्टली लोगों को खुद भी समझ में आ जाता है, और अगर नहीं आ रहा तो उनको हेल्प करें आइडेंटिफाई करने में, और फिर उनसे ये सवाल भी पूछें, आप अपने आप से भी खुद ये सवाल पूछें, मैं ऐसा क्या करूंगी नेक्स्ट टाइम कि ये दोबारा गलतियां मुझसे रिपीट ना हो। लेकिन साइमा, दूसरों को सेकंड चांस देते हुए कौन कौन से मतलब होते हैं ना, हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन या रेड फ्लैग्स हमें कि वो उन चीजों को देखकर हम लोगों को दूसरा चांस देना है या नहीं देना, ये डिपेंड करता है। बिल्कुल डिपेंड करता है। और देखिए, आप दूसरा कह रही हैं बार बार, तो दूसरा चांस इज ऑल राइट, बट ये अगेन आपको देखना है कि आपको दूसरे के बाद भी दूसरा नहीं देना। दूसरे के बाद तो दूसरा इट शुड बी ओके, बिकॉज हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियां कर सकते हैं। बट अगर आप एक सेट पैटर्न किसी इंसान का देख रहे हैं कि बार बार वो उससे मुझे नुकसान ही पहुंच रहा है, बार बार उससे मुझे धोखा ही फेस करना पड़ रहा है, तो फिर तो मोमिन भी एक तलवार से दो बार नहीं कट सकता। तो ये डिसीजन आपको खुद भी लेना है। अगर आप फिर भी किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो जरूर करें, बट फिर आप इतने वाइज जरूर हो जाएं कि उसकी गलती से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यू अंडरस्टैंड? उनको हेल्प कर दें, वो जो भी जिंदगी में प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं उनको मेंटोरशिप दे दें, उनको गाइडेंस दे दें, अपना वक्त दे दें, बट उसकी गलतियों से अपने आप को कैसे सेफ रखना है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट आप ज्यादा से ज्यादा फिर किसी के साथ यही नेकी और भलाई कर सकते हैं। मगर दूसरा चांस देने के लिए आई थिंक इसमें बस थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा ज़र्फ बड़ा करने की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस देने की ज़रूरत है, उस इंसान के साथ बैठ के बात करने की, एक्शन प्लान बनाकर उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरा चांस मिलता किसको है? Yes, that's a brilliant question.
आई थिंक उन्हीं लोगों को मिलता है जो उम्मीद पुरुम्मीद होते हैं और अपनी नजर रखते हैं इर्द गिर्द, मायूस होके अंधेरे में बंद कमरे में बैठ नहीं जाते। यू सी इफ यू आर ऑन अ लुक आउट कि यस मेरे पास एक रास्ता बंद हो गया है तो अल्लाह ताला कोई ना कोई और रास्ता जरूर खोलेगा। कि जब तक आप पर उम्मीद नहीं होंगे और अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं रखेंगे, यू सी आप कुछ भी करना चाह रहे हैं जिंदगी में, तो अब आप वेट नहीं कीजिए कि अब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं सोचूंगा कि मेरे लाइफ स्किल्स या मेरे स्किल सेट में क्या चीज कम है तो फिर काम करना शुरू करूंगा। नहीं, अगर मुझे पता है मेरे आईटी स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं तो और इस वजह से मुझे एक दफा नुकसान उठाना पड़ गया किसी भी जॉब में, तो मैं अपना एक सेल्फ डेवलपमेंट प्लान जरूर बनाऊंगी। चाहे मुझे अगली जॉब अभी मिल रही है या नहीं मिल रही, मुझे खुद पर अपनी मेहनत जरूर करनी है। मुझे कुकिंग नहीं आती तो मैं अगली दावत का इंतजार नहीं करूंगी कि जब तक वो दावत नहीं आ जाती घर पे कोई एहतमाम मुझे करना है तो ही मैं बनाना शुरू करूंगी। आप छोटे लेवल पर थोड़ी मिकदार में अपने स्किल सेट पे जरूर काम करना शुरू करते हैं, उसको बेहतर करने जब आपको पता है कि आपके अंदर ये एक लैग कर रही है चीज, तो आप उसके ऊपर खुद ही वक्त से पहले ही बिफोर टाइम आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। साइमा नज़ीर लाइफ कोच एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। साइमा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई और इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंड चांस की हम बात कर रहे थे कि दूसरा मौका किसको देना चाहिए, क्या क्या उसके बुनियादी फैक्टर्स होते हैं, उस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और आजकल लाहौरी एक ही दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं, वो है महंगाई की। पाकिस्तान में जहां महंगाई की शरह 42% तक पहुंच चुकी है, वहीं बिजली के बिल अदा करना इंतहाई मुश्किल बन चुका है हम सब के लिए। बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार ने हम सबका जीना मुहाल कर दिया और बिजली सारिफीन बिल देखकर परेशान हो जाते हैं। बिजली के बिलों में कई गुना इजाफे से परेशान शहरी जगह जगह सरापा एहतजाज भी हैं। वफाकी हुकूमत और लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। ना सिर्फ शहर लाहौर बल्कि नवाही इलाकों के शहरी भी सरापा एहतजाज है और सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करना आजकल मामूल बन चुका है। एक जानिब बिजली के बिलों में कई गुना इजाफा देखने को मिल रहा है तो दूसरी जानिब शहरियों को किस्तों में बिल जमा करवाने की जो सहूलत दी गई थी उसके खात्मे ने भी शहरियों को चकरा कर रख दी है। लेस्को की जानिब से बिजली के जायद बिल भिजवाने और लेस्को की जानिब से रिलीफ ना मिलने पर शहरियों ने इंसाफ के लिए अब अदालतों का रुख कर लिया है। बिल जमा करवाने के बजाय अब शहरी जो है वो सिविल अदालतों से हुक्म इम्तनाई लेना शुरू हो चुके हैं। सिविल कोर्ट्स में रोजाना हुक्म इम्तनाई के 10 से 20 केसेस फाइल हो रहे हैं। और बिजली के बिलों में इस कदर इजाफा क्यों हो चुका है, लेस्को की और वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐसी अवाम कश पॉलिसीज क्यों लाई जा रही हैं, अपनाई जा रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ाहद अमीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़ाहद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? मैं भी ठीक ठाक। बिल लेकर आए हैं आज मेरे ख्याल से दिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए। अच्छी चीज़ है कि आप लेकर आए ताकि पता चल सके इसमें कितने टैक्सेस हैं और कौन कौन से टैक्सेस इस पे लगाए गए हैं। इतने बिल, इतने टैक्सेस फ़ाहद के हमारा जीना मुहाल हो चुका है और लोग अब सड़कों पर आना शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लोग जो बिल आए हैं लोगों के बस की बात नहीं रही कि वो ये बिल अदा कर सकें। क्योंकि देखें, मैं एक बिल मेरे पास है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो बिजली की कीमत है, जो यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं 278 हैं, 278 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। और जो बिजली की कीमत बनती है, यानी कि अगर 278 यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो इसका टैरिफ बनता है 17.78 रुपए के हिसाब से। ये 278 रुपए चार्ज किए गए हैं। अच्छा, इसका बिल बनता है 4,943 रुपए। अच्छा, सारफ को बिल आया है 9,592 रुपए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें बाकी जो है वो सारे टैक्सेस हैं। अब टैक्सेस में क्या है, सबसे ज्यादा है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। वो इस बिल में, अगर ये आप दिखा सके तो इस बिल में 2,868 रुपए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। ठीक है। उसके बाद FPA VAR है, एक उस पे टैक्स है। ठीक है। वो है 2,414 रुपए। सही। ठीक है जी। उसके बाद FPA पे
एक ईडी टैक्स है वो है 36 रुपए। उसके बाद एफपीए पे ये एक जीएसटी है, सिर्फ एफपीए पे है ये। अच्छा वो है 417 रुपए। उसके बाद इस बिल में क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट है 571 रुपए 63 पैसे। अच्छा उसके बाद इसमें आ जाए आप, ई ड्यूटी है 82 रुपए, टीवी फीस है 35 रुपए। उसके बाद जनरल सेल्स टैक्स इस पे भी है 972 रुपए अलहदा से, यानी कि 2 टैक्सेस हो गए जनरल सेल्स टैक्स, एक एफपीए पे और एक टोटल टैक्सेस और बिल पे। लेकिन ये जो एफपीए वाली लाइन है जो फ्यूल एडजस्टमेंट के नीचे जो है, हाँ ये किस किस चीज के, ये किसी को नहीं पता? ये किसी को नहीं पता, ठीक है जी। अच्छा ये एफपीए पे टैक्सेस हैं। अच्छा एक मजेदारी की बात है कि एक बिजली के बिलों पे टैक्सेस हैं, अच्छा एक उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपने शामिल कर दी है, और एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे भी टैक्सेस हैं, ठीक है ना जी। यानी कि अच्छा उस पे उसके बाद इस पे एफसी सरचार्ज है एक, अच्छा वो 119 रुपए 54 पैसे। ये टोटल मिल मिला के तो जनाब जो है वो 2000 रुपये ये बनता है, तकरीबन 1780 रुपये, 7811 रुपये ये बनता है, और टोटल बिल इनका बनता है 9592 रुपये, ठीक है। मतलब उनकी कंज्यूम की हुई बिजली से ज्यादा उनके टैक्सेस 2 गुना ज्यादा, 2 गुना। यानी कि अगर मैं बता रहा हूँ ना आपको कि बिजली की कीमत जो है वो 4943 रुपये है और बिल उसका 9592 रुपये है। यानी कि सीधी सीधी मैं आपको ये बिल बेसिकली मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि इस पे क्या क्या चीज़ है, कि सीधी सीधे 100% जो है वो बिल ज्यादा लिए जा रहे हैं और टैक्सेस की मद में। हाँ जी, अगर ये रूटीन में इसका बिल आता तो ये रूटीन में इसका बिल तकरीबन 5000, 5500, 5200, 5500 रुपये इसका बिल आना था, मगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल के 9592 रुपये है। अच्छा इसमें 17 रुपये टैक्स पड़ा है, 17 रुपये 78 पैसे के हिसाब से इसको चार्ज किया गया यूनिट, एक यूनिट जो है रूटीन में जो स्लैब के हिसाब से है। अच्छा उसमें आप 10 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगा लें, 17 और 10 27 रुपये, और जो दीगर टैक्सेस हैं वो आप 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लगा लें, 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 278 कंज्यूम करने वाले सार्फ को पड़े हैं। अच्छा अगर इसके 300 यूनिट होते तो इसको ये 19 रुपये के हिसाब से पड़ता, और अगर 300 से ज्यादा यूनिट होते तो 21 रुपये के यूनिट से 700 से कम होते, तो 21 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इसको चार्ज होता। 10 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आप इसमें ऐड करते, 21 और 10 31, और बाकी के टैक्सेस डाल के आप तकरीबन कोई 5 रुपये और पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करें तो तकरीबन 35 रुपये पर यूनिट के हिसाब से एक आम सार्फ को बिजली का यूनिट पड़ रहा है। अगर आपके 700 से ज्यादा यूनिट है तो फिर आपको कमोबेश 41 रुपये के हिसाब से जो है वो पर यूनिट आपको चार्ज किया है, और अगर आप कमर्शियल सार्फ हैं तो फिर आपको कमोबेश 51 रुपये के हिसाब से पर यूनिट चार्ज किया गया है। टैक्सेस ऐड करके मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरा इसका बना रहा हूँ, ट्रक्स निकाल के आपको बता रहा हूँ कि ये इनको चार्ज किया गया है। अच्छा एक तो ये है, दूसरा मुख्तलिफ सब डिवीजन में जो घरेलू कंज्यूमर्स हैं उनको भी ओवर चार्जिंग की गई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, ओवर बिलिंग की गई है। क्यों कि जो बिजली चोरी है और लाइन लॉसेज हैं वो भी तो उन्होंने पूरे करने हैं, वो ओवर बिलिंग की गई, और ओवर बिलिंग से बिल कई गुना बढ़ गए। अच्छा सबसे ज्यादा जो ओवर बिलिंग होती है वो ट्यूबवेल्स पे होती है। अच्छा ज़रूरी ट्यूबवेल्स होते हैं उन पे भी ओवर बिलिंग होती है। उसके बाद जो ये वासा के ट्यूबवेल्स हैं उन पे भी ओवर बिलिंग होती है। अच्छा और इसके साथ साथ आप जो कमर्शियल जो हैं सारे उनके बिलों पे भी ओवर बिलिंग होती है। मेरा ख्याल है कि लेस्को के, मैं बस आपको जो है ना वो ये एक उसमें रह के बताऊं कि ज्यादातर सब डिवीजन में ओवर बिलिंग होती है, ठीक है ना। तो उस ओवर बिलिंग के बायस जो सार्फिन हैं उनकी बस समझने का जान ही निकल जाती है, भुगतना जो है वो भुगतना सार्फिन को पड़ता है। अच्छा अब सार्फिन को रिलीफ एक होता है, एक तो रिलीफ ये होता है कि वो जो है वो अगर बिल ज्यादा आ गया, फर्ज करिए 9592 रुपये इसका करंट बिल है, करंट यानी कि मौजूदा बिल है, इस माह का बिल है, ये अगस्त का बिल है, सही, ठीक है जी। अच्छा अब होता क्या है कि अगर सार्फ के पास 10,000 रुपया नहीं है तो वो कहता है कि यार मैं इसकी 2 इंस्टॉलमेंट करवा लेता हूँ, 5,000 इस दफा करवा दूंगा, 5,000 अगले बिल के साथ जमा करवा दूंगा, और मेरी जान छूट जाएगी। वो रिलीफ भी खत्म हो गया।
अब ये देखें कि कितना जुल्म है सार्फिन पे कि किस्त जो सार्फ का हक है, ठीक है, उसको जो है वो हक दिया गया था ये रूल्स के मुताबिक, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब सार्फ करंट बिल की किस्त ही नहीं करवा सकता। वो कहते हैं जी आप एक माह जो करंट बिल है आपका, रवा माह का बिल है, उसकी किस्त नहीं हो सकती आपकी, चाहे वो 2000 रुपया, चाहे वो 10,000 रुपया, चाहे वो 50,000 रुपया, चाहे वो लाख रुपया, उसकी किस्त नहीं होनी। अच्छा, उसके बाद क्या होना जी, बकाया जात की किस्त होनी है। जो यानी कि इस माह में आपने बिल नहीं जमा कराया, अगले माह वो बिल बकाया जात में आएगा। तो फाहद इसका हल क्या है, किस तरह? अब तो लोग सड़कों पर पहुंच गए हैं, एहतजाज की सूरत इख्तियार कर चुकी है ये सारी सिचुएशन, हल क्या है? क्या सूबे अपने तौर पर कोई इकदाम उठा सकते हैं इसके खिलाफ? देखें, गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन लाहौर के 25 मुकामात पर एहतजाज हुए हैं और बड़े एहतजाज हुए हैं। लोगों ने रोड्स ब्लॉक की, बिल जला दिए, नारेबाजी की और मुख्तलिफ लेस्को की जो दफातर थे वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो धावा बोला और जो है वो लेस्को के जो लोग थे उन पे जो है वो तशद्दुद भी किया गया मुख्तलिफ मुकामात पर। अच्छा, इसी तरह अब आप देखें उससे एक दिन पहले यानी कि परसों की बात अगर करें तो 28 मुकामात पर एहतजाज किए गए। यानी कि लोग बिल अदा करने के काबिल ही नहीं है। उनका कहना है कि हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि हम इतने बिल अदा कर सकें, तो वो क्या करेंगे? नहीं है ना, आमदनी नहीं है, आपकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही, लेकिन आपके जो खर्चे हैं, आपके जो बिल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें ना, एक बंदा किराए के घर में रहता है, 25,000 रुपया कम से कम जो है और ज्यादा से ज्यादा जो एक मजदूर है उसकी 25,000 रुपया सैलरी है। अच्छा, वो 25,000 रुपया सैलरी लेगा, 10,000 रुपया उसमें से जो है वो बिल अदा करेगा, 10,000 रुपया बिल आ गया उसका, ठीक है जी। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उसका तकरीबन 10 से 12,000 रुपया उसका घर का रेंट है। अब वो घर का रेंट अदा करेगा, ये बिल अदा करेगा, लोग सारा महीना किर्स करके जो है वो बिजली इस्तेमाल करते हैं। 100 यूनिट उनकी कोशिश होती है कि 100, 120, 130 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल ना कर सकें, मगर गर्मी बड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, अगर 2 पंखे भी आपके घर के चलते हैं तो आपके 200 यूनिट तो इस्तेमाल हो ही जाते हैं, ठीक है जी। 200 यूनिट तो बहुत कम है एक हिसाब से। अच्छा, आम सारिफ जो एक लाइफ लाइन कंज्यूमर है ना, वो भी 200 यूनिट इस्तेमाल कर लेता है किसी माह, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस बहुत ज़्यादा है, पंखे के बगैर गुजारा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के घरों में, तो वो उनको पंखे चलाने पड़ते हैं। तो अब देखें, पंखा चला के अगर 2 पंखे वो चलाता है तो उसका 200 यूनिट कंज्यूम हो जाता है एक महीने में। अच्छा, 200 यूनिट कंज्यूम होता था, उसका 8,000 रुपये बिल आ जाता है। और वो कहाँ से बिल अदा करें? ठीक है, यहाँ तो हुकूमत इस मामले में लोगों की आमदन बढ़ाए, ठीक है, हाँ, ये कर रहे। 2 चीजें देखें ना, अगर आपने बिल लेने हैं तो फिर आमदन बढ़ा दें लोगों की, वो इस काबिल तो हों कि वो इस काबिल ही नहीं है लोग। अब परसों एक प्रोग्राम में हमारे उसमें एक शख्स का शॉट हुआ तो वो कह रहा था जनाब कि मेरा ना आइस फैक्ट्री है मेरी। अच्छा, तो 25 लाख रुपया मेरी आमदन थी, ठीक है जी। 25 लाख रुपया मैंने उस आइस फैक्ट्री से कमाया, इस माह 35 लाख रुपया मेरा बिल आ गया, ठीक है जी। अब वो कहता है कि यहाँ तो मैं आइस फैक्ट्री बंद कर दूंगा, ठीक है, या किसी से मांग के ये बिल अदा करूंगा, अगले माह फिर मुझे इतना बिल आ गया, उतनी मेरी आमदन नहीं है, उतनी मेरी कमाई नहीं है जितना मुझे बिल आ गया, बिल आता है। अब मैं कहाँ से अदा करूँ? देखिए ना, आपकी आमदन ही 25 लाख रुपया है, तो 35 लाख रुपया आप बिल कहाँ से अदा करेंगे? अब उस 25 लाख रुपए में आपने अपना घर भी चलाना है, मजदूरों को तनख्वाहें भी देनी है, सारे काम भी करने हैं, तो वो क्या है, बिल कहाँ से देगा वो? यूनिट मजीद महंगा होता जा रहा है, समझ आ नहीं रही हुकूमत को भी मेरे ख्याल में कि करना क्या है। एक खबर भी तो गर्दिश कर रही है ना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिलीफ देने का भी तो ऐलान किया। जी बिल्कुल, आज गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि जो है वो रिलीफ मिलेगा गरीब सार्फिन को। उन्होंने 200 यूनिट तक जो कंज्यूम करने वाले सार्फिन हैं उन्हें जो है वो इस्तिस्ना दिया है इससे, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से। अच्छा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से उन्हें तो इस्तिस्ना अभी तक तो मिला नहीं है, खैर ऐलान हुआ है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं इसका आया। नोटिफिकेशन आएगा फिर इस पे इम्प्लीमेंट होगा तो ही जो है वो उन सार्फिन को। साबिक हमने देखा था वज़ीर आला की तरफ से भी तो 100 यूनिट पर रिलीफ दिया गया, वो आज तक नहीं मिला। उसके ऊपर 100 यूनिट फ्री किए थे, वो आज तक नहीं मिला। वो अगली हुकूमत आ गई, उसके बाद कोई यानी कि उसमें बात ही नहीं हुई, बिल्कुल ही बात ही दब गई। तो वो 100 यूनिट वाले बेचारे फिर रहे हैं अभी कि शायद हमें मिल जाए, मगर कुछ भी नहीं मिल रहा। 100 यूनिट भी बहुत, देखिए जिसके घर में सिर्फ एक पंखा और एक एनर्जी सेवर चल रहा है ना, उसका 100 यूनिट इस्तेमाल होता है सिर्फ। और अगर वो उसके साथ इस्त्री इस्तेमाल कर ले या कोई और चीज इस्तेमाल कर ले महीने की, तो फिर उसका भी उसके भी जो है ना वो 120-30 पे यूनिट चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये सूरत हाल है इस वक्त। तो लोगों को जरूरत है सस्ती बिजली बनाने की,
ठीक है, जो IMF ने जिस तरह वो हुकूमत कह रही है कि हमें IMF के हर फैसले मानने पड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो एक तो सस्ती बिजली बनाने की ज़रूरत है, जो अदर जो है वो ज़राए हैं, दीगर ज़राए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। दूसरा सबसे बेहतरीन डैम्स हैं, डैम से सस्ती बिजली बनेगी। जब तक डैम नहीं बनेंगे नहीं उतने उस वक्त तक जो है वो सस्ती बिजली का तो ख्वाब ही आएगा। अच्छा, उसके बाद एक पंजाब, देखिए पंजाब, वो आपने सूबों की बात की, तो पंजाब ने बड़े मंसूबे शुरू किए थे। अच्छा। एक इन्होंने शुरू किया था कि पंजाब की 36 अजला में जो बड़ी नहरें हैं ना, वहाँ पर इन्होंने लगाने थे छोटे छोटे पॉइंट, और वहाँ से इन्होंने हाइडल पॉइंट लगाने थे और वहाँ से बिजली पैदा करने का एक मंसूबा था। अच्छा। वो खैर गुज़िश्ता 4 साल में शुरू ही नहीं हो सका, ठीक है जी। उसके बाद सोलर सूबा डिक्लेयर किया गया था। सोलर के हवाले से अगर देखा जाए तो सोलर महंगा ही बड़ा है, फिर सोलर बड़ा महंगा, आम सार्फ के बस की बात ही नहीं है कि सोलर को टैक्स फ्री करार दिया गया था, मगर वो उसके बावजूद जो है वो अभी तक उस पर लोगों की वो पहुंच से बाहर है। अच्छा, दूसरा एक जो है वो कोल के मंसूबे थे, कोयले से बिजली बनाने के, कायदे सोलर जो है वो लगाया था, उस पर सस्ती बिजली। मगर ये तमाम मंसूबे होने के बावजूद आपकी जो बिजली की जरूरत है वो पूरी नहीं होती। शहर में इस वक्त 5 से 6 घंटे। कोई भी मंसूबा शुरू हुआ था फहद कि नहीं? नहीं, मैं वो ये तो पुराने मंसूबे चल रहे हैं ना, कायदे सोलर वाले, कोल पावर, साइवाल कोल वाला, और उसके साथ साथ जो सोलर वाले, ये तो चल रहे हैं ना। मगर वो जो हाइडल मंसूबे थे वो नहीं शुरू हो सके। वो हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल तक तो वो मामला ज़ेरे गौर रहा, मगर अब जो है वो उस पर कोई इतना देखा नहीं जा रहा, उसका बिल्कुल ही वो समझ लेके दब गया कागजों में। वो बहुत अच्छा बड़ा मंसूबा था, एक बहुत अच्छा मंसूबा था। उससे जो है वो आपको हाइडल सस्ती बिजली पैदा करने की एक मौका मिलता। विंड से बिजली पैदा हो सकती है, विंड के बड़े ज़राए हैं हमारे पास, ठीक है, बलूचिस्तान में, कराची में, हर चीज हमें पता है, लेकिन हम लोग काम नहीं करना चाहते मेरे ख्याल से अवाम के लिए। लेकिन लास्ट पे मैं फहद एक चीज पूछना चाहूंगी, अब लोगों ने अदालतों का रुख कर दिया है, वहाँ पे हुक्म इम्तनाई लेना शुरू कर दिया है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखें, फर्क तो इस तरह ऐसा ये पड़ेगा कि लोग जो है वो उसका क्या नाम है, अब देखे उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा लोगों को, तो लोगों ने फिर अदालतों का दरवाजा खटखटाना है। जब उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर वो अदालतों में जाएंगे। अच्छा, इसके बावजूद वो कई लोग अदालतों में जाते हैं, उसके बावजूद उनका जो है ना वो मीटर काट के ले जाते हैं लेस्को वाले, क्योंकि लेस्को के पास अपनी एक पूरी लीगल टीम है। तो ये मामला चल रहा है, लोग इस वक्त अल्टीमेटली बोझ के नीचे हम लोग दब चुके हैं। गर्मियों में आपको बिजली की परेशानी है, सर्दियों में आपको गैस की परेशानी है, ट्रेनें आपकी वक्त पर चल नहीं रही। अभी भी नहीं है, अभी भी मसला है हर चीज का, अभी भी मसला हमारे साथ ये सूरत हाल है। ठीक है जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फहद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और ये सूरत हाल थी जनाब बिजली के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, कि अवाम तंग आ चुकी है और अवाम को इतना बोझ के नीचे दबाया जा रहा है कि अब जीना मुहाल हो चुका है हमारा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए एक ऐसे मसले की जिसकी तलाश में हर कोई रहता है, और वो मसला है ज़हनी और कल्बी सुकून का। बढ़ते हुए समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से ना ज़हनी और कल्बी सुकून दुनिया की सबसे नायाब चीज़ होती जा रही है, और अल्लाह को और इंसान ने मुख्तलिफ जज्बात और एहसासात से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। अमूमन 3 जज्बाती कैफियत ऐसी होती हैं जो ख़ास तौर पर जहन पर असर अंदाज होकर उसे बीमार बना सकती हैं। पहली कैफियत वो दबाव है जिस पर आपका कोई बस नहीं होता है। दूसरी कैफियत हमारी तन्हाई, और तीसरी कैफियत होती है जिसमें आप अपने जज्बात को दबाते ही रहते हैं और उनके इजहार से कतराते हैं, डरते हैं। और साइंटिफिकली बताया जाता है कि जो लोग इन कैफियत का शिकार होते हैं उनमें ख़तरनाक बीमारियों का खदशा भी बढ़ जाता है, और डिप्रेशन और जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करती हैं और ज़हनी और जिस्मानी अमराज का सबब भी बनती हैं। तो इन मसाइल से छुटकारा पाने के लिए जिस्म और जहन और दिल के दरमियान हम आहंगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके लिए या तो योगा किया जाता है या फिर कहा जाता है कि मराकबा एक बेहतरीन ज़रिया है समझने के लिए ख़ुद को। मराकबा जहाँ अज़ल से रूहानियत की तरक्की और मुश्किलात के हल का इलाज रहा है, वहाँ जदीद साइंस ने इसे अमराज का यकीनी इलाज भी करार दिया। और उसके साथ साथ करबे इलाही, हुब्बे रसूल और रूहानी सुकून के लिए मराकबा से ना सिर्फ खातिर ख्वाह नताइज अखज़ किए जा सकते हैं बल्कि रूहानी इलाज भी मुमकिन हो सकता है। तो मुराकबा की अहमियत और अफादियत क्या है, ये आजकल के दौर में एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, स्पिरिचुअली कितना ज़रूरी है, रूहानियत के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब शानज़े समरीन फैज़ हैं, वेलनेस एंड मुराकबा एक्सपर्ट हैं। शानज़े, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शानज़े, मुराकबा या जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, ये है क्या एक्चुअली में, और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है आज के दौर में अगर देखा जाए तो? अच्छा, आज के दौर में इंपॉर्टेंस तो उसकी बहुत ज़्यादा है। हमारा सर्वाइवल टूल मैं इसको कहती हूँ हमारे लिए है। मुराकबा बेसिकली ज़हनी यकसुई का नाम है। अच्छा। आपका फोकस अलाइन करने का नाम है। बेसिकली कि हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि हमारे हालात 3 कैफियत से हम गुजर रहे होते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि हम अपने आप पे काम करें। अच्छा। जब आप लोगों को और सिचुएशंस नहीं बदल सकते तो फिर आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, और देन फिर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं ना। बिकॉज अगर आप एक समंदर की लहरें देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, तो वो एक डिफरेंट एंगल से देख रही होंगी, आप देखेंगे, हालांकि हम खड़े दोनों साथ ही हैं, लेकिन हमारा परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो उसी तरह जब हम मुराकबा करते हैं तो इसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। आप इसको ब्रेथ वर्क के साथ करते हैं, जो आपके सांस कि वो आप फोकस करते हैं। बेसिकली आपको फोकस लाइन चाहिए। अच्छा। फिर आप इसको रोशनी के साथ करते हैं, कहते हैं नीली रोशनी का मुराकबा और चांद की रोशनी का मुराकबा, बट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स के अंदर उसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं। अच्छा। फिर आपका इसमें आ जाता है मंत्रा आ जाता है, हम तस्बीह कह लें, चैंटिंग कह लें, गाइडेड मेडिटेशन आ जाती है कि जब मैं आपको विजुअलाइजेशन के अंदर आपको ले जाते हैं। तो वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, और हर एक इंसान की एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से, प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से कौन सा वो अडेप्ट कर सकता है, कौन सा वर्क करे, तो वो आप पे कैन चूज करते हैं। इट्स वेरी मजेदार किस्म की चीजें होती हैं। लेकिन इसका सही तरीका क्या है? मतलब अगर जैसे आपने बताया है तो डिफरेंट इसकी कह लें कि आप शाखें हैं डिफरेंट तरीके से आप, लेकिन सही तरीका क्या है? क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं मुराकबा करने के लिए? देखिए, पहले तो नियत। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट तो नियत होनी चाहिए, बिकॉज हम कहते हैं हमें हर चीज़ को एक बोझ बना लेते हैं। तो मैंने तो अब ये काम करना है। तो वो एक माइंडसेट आपका डिफरेंट हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसकी टाइमिंग्स, आप अगर इसको अर्ली मॉर्निंग करें या आप इसको लेट नाइट करें, मतलब आप डे स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा, उस वक्त आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया पूरे दिन के लिए। ठीक है, आपका डे एंड हुआ तो आपने अपने पूरे दिन की जितनी भी पोल्यूशन आपकी ज़िंदगी में हुई पूरा दिन, काम के सिलसिले में, फैमिली के सिलसिले में, वो आपने उसको ड्रेन आउट कर दिया। एंड देन आप फिर सुकून की नींद सो गए। सो इट हेल्प्स यू इन स्लीपिंग, बिकॉज आपकी नींद बेहतर होगी, पुरसुकून नींद लेके आप उठेंगे तो फिर आप फ्रेश उठेंगे। सही। So, बहुत सारी चीज़ें, फिर सुबह उठ के दोबारा आप अपने आप को प्रिपेयर करें दिन के लिए, तो इट जस्ट लाइक आप सेट रीसेट अपने आप को करें। सो वो चल रहा होता है उसके अंदर। लेकिन क्या इसको योगा के साथ भी एसोसिएट किया जाता है? इट कैन बी पार्ट ऑफ योगा, बिकॉज ब्रेथ वर्क है ना। हाँ। तो जब आप योगा करते हैं तो योगा इज बेसिकली बॉडी मूवमेंट, और इसके अंदर आपकी जो एनर्जी होती है बॉडी की, वो आपकी डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और आपकी उसके मूव अराउंड कर रही होती है। और जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो ये आपकी ब्रेन सेल्स के ऊपर काम कर रही होती है। बिकॉज आप देखें, हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन सिस्टम, एवरीथिंग इज ऑल इंटरकनेक्टेड। एंजाइटी, डायरिया लोगों को होता है। जैसे आपका थोड़ा सा डिप्रेशन या थोड़ा सा भी कुछ मेंटली ऑर्डर हुआ तो आपको फौरन पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है, बिकॉज कहते हैं गट फीलिंग्स, गट एक्चुअली हैज फीलिंग्स, तो वो फौरन उससे इंटरकनेक्ट करता है। इसीलिए कहते हैं हार्ट हैज इट्स ओन ब्रेन। तो वो हर ऑर्गन अपने उसके ऊपर चल रहा होता है। तो जो चीज़ें इसमें मिसकंसेप्शन में थोड़ी सी चाहूँगी चेंज करना, जरूर। लोग समझते हैं कि ये मुराकबा करने के लिए आपको एक सर्टन माहौल बना के और एक खामोशी और इस तरह की चीजें चाहिए। तो वो मेरी एक बड़ी अच्छी उस्ताद है, वो कहती हैं कि आप बाली जाके तो हर कोई मुराकबा कर सकता है। तो फाइंडिंग पीस इन मिडल ऑफ केओस, एग्जैक्टली, कि आप सुकून अपने इर्द गिर्द शोर शराबे से अपने आप को डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं, ये एक्चुअली मुराकबा है। तो उसमें एक मिसकंसेप्शन ये थी कि एक सर्टन माहौल होना चाहिए, दूसरा होता है कि एक सर्टन तरीके से बैठना चाहिए, और तीसरा होता है कि जी आप सोचों को बिल्कुल स्नप कर दें कि आपने कुछ सोचना नहीं है। तो ऐसे नहीं होता, बिकॉज आपका ब्रेन है वो वर्क करता है और मैं सोचें आती भी हैं। आपने उनसे इंडिफरेंट कैसे होना है, ये आपको
विद टाइम आप इस हवाले से आपने प्रैक्टिस करनी है, Practice खुद को इस चीज़ के लिए तैयार करना है, आप लोगों ने रेडी करना है। लेकिन हम लोग किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम लोग अलाइन नहीं है ना, हम फिजिकली मेंटली क्या सोच रहे हैं, हम स्पिरिचुअली क्या है, हम वो तीनों चीज़ें हमारी अलाइन नहीं है, उसको किस तरह एक चीज़ में या एक ढांचे में ढाल सकते हैं? देखिए मैं इसको अक्सर रिलेट करती हूँ नमाज़ों के साथ कि नमाज में जितने ख्यालात आते हैं ना वो वैसे आपको नहीं आते, लेकिन क्या आप नमाज छोड़ देते हैं? नहीं। तो इसी तरह जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं वो एक तरह से इबादत ही हो रही होती है। आप जब दुआ के लिए बैठते हैं नमाज के बाद, तो दुआ का कॉन्सेप्ट क्यों है? बिकॉज आप नमाज के अंदर भी तो सारी दुआएं पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप फिर बैठ के अल्लाह में ऐसे दुआएं मांग रहे होते हैं, तो वो आप कनेक्ट हो रहे होते हैं। एक बड़े मज़े का कल मुझे मेरे क्लाइंट की कॉल आई, कहते हैं कि जी मेरे बच्चे परेशान हो गए। मैंने उनको कहा आप नमाज़ों के साथ इसको एडजस्ट कर लेना। अच्छा। हर नमाज के साथ 5 मिनट आप खामोशी से बैठ जाएं, तवज्जो करें, यू नो, चाहे आप चैंटिंग करें, कोई तस्बीह करें, तस्बीह कर लें, लेकिन जब तस्बीह पढ़ रहे हैं, जो भी आप जिक्र कर रहे हैं, उस जिक्र पे अपना दिमाग फोकस करें। सही। तो वो आप फिर डिस्कनेक्टेड हैं। तो कहते हैं मैं 4 दिन से कर रहा हूँ, मेरे बच्चे परेशान हो गए हैं कि अब्बा कोई परेशानी है। तो मैंने कहा कि उन्होंने आपको जानेबाज से बैठे फिर ही देखा? कहते नहीं, वो देखते हैं मैं नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन दे केम टू मी एंड इट्स लाइक कि अच्छा मेरे बच्चे मुझे नोटिस करते हैं। तो ही वाज वेरी हैप्पी कि आई केम टू नो कि मुझे लगता था कि बच्चे अपने अपने कोई टीवी में, कोई अपने काम में बिजी है, तो दे डोंट इवन केयर, मतलब आप ATM बना हुआ है। लेकिन आई फील रियली गुड कि दे एक्चुअली फेल्ट कि जी अब्बा नमाज पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए बैठा हुआ कि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सो यू नो दैट्स हाउ यू कनेक्ट डिफरेंट चीज़ों के साथ, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स के साथ आप कर रहे होते हैं। सोच का महवर चेंज होता है। जब हम कंप्लेनिंग में रहेंगे ना, हर वक्त नैगिंग करते रहेंगे ना, तो फिर अल्लाह भी कहता है जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। exactly. तो आप अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाएं, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी बड़ी सुखी हो जाएगी। डिसाइड द फैक्ट कि जितने भी आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है, हमारे पास बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो अक्सर मैं ख़वातीन को कहती हूँ कि जब वो सुबह उठती हैं और उठ के वो कहती हैं हाय अल्लाह स्कूल भेजना है, हाय अल्लाह ये करना है, यू नो, वो हाय अल्लाह से पहले 10 मिनट बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज उठ गई हूँ, सेहतमंद हूँ, मेरे बच्चे हैं, अच्छा। या मेरा घर है और मैंने नाश्ता बनाना है और मेरे पास वसाइल हैं कि मैं इनको नाश्ता बना के दे के स्कूल भेज रही हूँ। तो वो माइंडसेट जब चेंज होता है तो फिर आप नाश्ते की टेबल पे चक नहीं हो रही होती, टेंशन नहीं होती ना कि अच्छा हाँ। ये भी करना है, ये भी करना है। दूसरा शान से मुझे बताइए कि इसको करने के लिए कोई मुद्रास का ख्याल भी रखना पड़ता है, या कोई जैसे हमें सुनने को अक्सर मिलता है कि अगर हम योगा कर रहे हैं तो एक पोजीशन होनी चाहिए, उसमें हमने बैठना है, 5-10 मिनट ब्रीदिंग करनी है, आंखें बंद होनी चाहिए, तो इस कोई मुद्रास का भी ख्याल रखना पड़ता है इसमें? देखिए मुद्रास एक डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर। मुद्रास ये होता है आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अच्छा। डिफरेंट तरीके से हर चीज़ का वो लिंक्ड होता है। योगा के अंदर मुद्रा की अहमियत है बिकॉज उसका एक सर्टेन तरीके से पोस्चर्स से आप कोई भी इवन जिम में भी एक्सरसाइज करें तो हर एक्सरसाइज का एक फॉर्म होता है। Exactly. तो इसी तरह योगा के डिफरेंट पोस्चर्स का डिफरेंट फॉर्म होता है। मेडिटेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब लॉजिकली मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप बैठे हो या आप स्टार्ट करें तो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। अच्छा बैक स्ट्रेट हम नॉर्मली भी कहते हैं कि होनी चाहिए बिकॉज स्पाइन आपकी होगी। इसमें क्या होता है कि आपकी स्ट्रेट करने का मकसद ये होता है कि आपके लंग्स में प्रॉपर फ्लो ऑफ एयर हो, ऑक्सीजन इन एंड आउट। अच्छा। बिकॉज जब आप सो रहे होते हैं तो आपका सांस ऑटोमेटिक चल रहा होता है, लेकिन हम लेट के सो रहे होते हैं, बैठ के नहीं सोते। तो जब आप बैठ के सो रहे होते हैं तो बेहतर है कि आपकी बैक स्ट्रेट हो। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपकी बैक स्ट्रेट हो। अच्छा। उसके बाद ड्यूरिंग मेडिटेशन अगर आपकी बॉडी रिलैक्सिंग मोड में जाती है तो ला महाला आपका हाथ भी नीचे जाएगा, आपकी गर्दन भी टॉपल करेगी, तो आपने उसको रेजिस्ट करके वापस सीधे नहीं लेके आना। अच्छा। सो दिस इज अगेन अनदर मिसकंसेप्शन कि अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं तो आपने 15 मिनट ऐसे ही बैठना है। तो उसमें बंदे की कमर अगर जाती है वो थक जाता है। तो जब अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, हाथ हम खुले रखते हैं, ओके, और पाँव हम अगर चेयर पे हैं तो पाँव हम ग्राउंड पे करते हैं। तो इसका ये होता है कि रिसीविंग एंड है ना, हाथों में हाथ आपके खुले हुए हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें आपके ऊपर नाजिल हो रही हैं, तो आप रिसीविंग मोड में आ गए। अच्छा। एंड पैर आपके ग्राउंडेड होते हैं तो आपकी जितनी भी टेंशन एंड जितनी भी वरीज एंड नेगेटिविटीज़ हैं वो आपकी ग्राउंड हो रही होती हैं टू द फ्लोर, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। सो इन एंड आउट सिस्टम में से ये हो रहा होता है। दिस इज लाइक लॉजिकली जब आप स्टार्ट करते हैं और जब मेडिटेशन स्टेट में आप जाते हैं तो आप जब जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा उतनी आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, और जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स हो रही होगी आपको पता चल रहा होगा कि मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है। सो आपकी बॉडी यूं भी जो है, मैं स्लाउच भी करूंगी, मैं बैक पे भी जाऊंगी, मैं शायद यूं भी कर लूँ, लेकिन मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मेरी बॉडी इज इन कंफर्टेबल पोजीशन। ओके। सो दैट्स हाउ मुराकबा, इट्स वेरी इजी
एंड वेरी अडेप्टेबल एंड इट इज़ अ मस्ट टू। आज के दौर में जितना हम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम अगर कुछ अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी इर्द गिर्द इतने सारे मिसाइल चल रहे होते हैं कि जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि दे आर फाइनेंशियली साउंड एवरीथिंग, लेकिन उनके डिफरेंट किस्म के मिसाइल चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ तो जी। यू नो द ग्रीड एंड ऑल दैट स्टफ, वो हमारे इर्द गिर्द में इतना है। मतलब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो हर एक के लिए बढ़ी है। तो और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, एवरीवेयर। अच्छा। लेकिन पर्सपेक्टिव हमारे ये होता है ना कि जी पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। लेकिन क्या जिक्र और मेडिटेशन में फ़र्क है? मतलब हम कहते हैं ना, अगर आपने सुकून लेना है या इस तरह की कैफियत हो तो जिक्र करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला से हम कलाम हो जाएं या अल्लाह ताला के नाम पढ़ना शुरू कर दें, तो वो अलग है और मेडिटेशन अलग है। फ़र्क है इसमें कि नहीं? नहीं, इट कैन बी पार्ट ऑफ इट। जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, तो बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। हम यहाँ बात करें डे टू डे प्रैक्टिस की, इसलिए मैं नमाज के साथ रिलेट करती हूँ उसको कि आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो आप उसके साथ कर लें। अदरवाइज़ जो हम रूहानी मुराकबा करवाते हैं उसमें हम अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जो आपको रेजोनेट करता है वो हम आपको देते हैं। तो आप फिर उस नाम की तस्बीह करते हैं। अच्छा। अगर आपको कोई आयत आप पढ़ते हैं तो आप उसकी तस्बीह करते हैं। ओके। तो नमाज के बाद मैंने कहा बहुत सारी दुआएं हैं, तस्बीह फातिमा पढ़ी जाती है, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप एक मंत्रा चैंट कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो आपका फोकस उस पर होना चाहिए। अगेन मैं बार बार नमाज इसलिए कोट कर रही हूँ बिकॉज बीइंग इन अ मुस्लिम कंट्री एंड एनवायरनमेंट हमारे इसमें होता है। इवन क्रिश्चियनिटी में भी आप देखें, चर्च में लोग जाते हैं तो वो खामोशी से बैठ के दे कनेक्ट, दे प्रेइंग, सो देयर फोकस इज ऑन टू देयर प्रेयर्स। जब निकलते हैं तो दे फील इनलाइवन के हाँ हमारी वरीज वी हैव गिवन, कन्फेशन बॉक्सेस में जाते हैं ऑल दैट। इसी तरह डिफरेंट मज़ाहिब डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं। हमारे पास अल्लाह का तोहफा है 5 वक्त की नमाज, हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम जिक्र कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस पे उस पर होना चाहिए कि नमाज पढ़ रहे हैं तो आप जो भी उसके अंदर पढ़ रहे हैं आपकी तवज्जो उस पर होनी चाहिए। कहते हैं ठहर ठहर के नमाज पढ़ो, जो पढ़ रहे हो वो उसको रेजोनेट करो, फोकस करो क्या। तो आप देखें अगर हम यही तरीके से कर लें तो यही हमारा मुरादबा है। और फिर हम कहते हैं कि जो आप बात की थी कि सिर्फ आंखें बंद करनी है या आंखें खोलनी है, आप ओपन आइज के साथ भी कर सकते हैं। आप वॉकिंग मुराकबा कर सकते हैं, आप वर्किंग एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। बिकॉज जब आप मेडिटेटिव स्टेट में अपनी बेडरूम से बाहर निकल रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक लेवल पे हैं। सो फिर बाकी जो भी मसाइल आ रहे होंगे ना, आपने उनको यू कर देना, वो आपको बॉदर नहीं करेंगे। सो यू कम टू द सोल्यूशन पॉइंट। तो सारा दिन जब आप एक रिलैक्स मोड में स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी चीजें ट्रबल से हमारी होंगी उनको डील बेहतर तरीके उनको से स्वाइप लेफ्ट करते रहेंगे। हाँ, उनको अपने आगे पीछे करते जाएं और बस आगे निकलते जाएं, इम्पैक्ट नहीं करेंगे आपकी लाइफ। ठीक है जी। शानज़े समनीन फैज़ हमारे साथ मौजूद थी, मुराकबा एंड वेलनेस एक्सपर्ट हैं। शानज़े, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यहाँ पर आने के लिए। और मुराकबा के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह स्पिरिचुअली रूहानियत जो है अपने आप के अंदर हम झांक सकते हैं और अल्लाह ताला से कनेक्ट कर सकते हैं। तमाम फिर जितने भी कल्बी और जो हमारा जो ज़हनी सुकून है जो हम कहीं पर खो चुके हैं उसको किस तरह वापस लेकर आ सकते हैं, इस पर हमने बात की है। मुझे अब आपने इजाज़त देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।